हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे। साथ में ही इसी में हम वन हॉट एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट, आर स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट, पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ के अपने रिग्रेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो अपन चालू करते हैं देखना। और मैं इसमें स्पाइडर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सेपरेटली इसमें एक एक वेरिएबल दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा इसमें स्पाइडर का यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैं स्पाइडर पे कोड कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तीन अपनी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर ली, जो हमें पता है। फिर मैंने जो डेटा सेट इम्पोर्ट किया है वो है 50 स्टार्टअप्स डॉट CSV। सबसे पहले मैं आपको ये डेटा सेट दिखाता हूँ कि क्या है। तो जब मैंने इसको लोड किया तो हमारा जो डेटा सेट है वो डेटा सेट हमारा ये है, जिसमें ये मुझे इंडेक्स दिया है। इंडेक्स के साथ R&D स्पेंड मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेंड दिया है, मार्केटिंग स्पेंड दिया है एंड स्टेट दी हुई है और उस हिसाब से प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये 50 स्टार्टअप्स का टोटल डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है और ये प्रॉफिट दिया है। तो इन तीन चार चीज़ों के बीच पे हम प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ पे आ गई। ये हमारा डेटा सेट है। अब जब ये हमारा डेटा सेट है तो आपको पता ही है कि जब हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कैसे लेते हैं। ये डेटा सेट का नाम, डेटा फ्रेम का नाम डेटा सेट डॉट आई लॉग, सारी रोज एंड सारे कॉलम्स एक्सपेक्ट लास्ट वाला वो हमारे हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब के कौन कौन से, R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड एंड स्टेट, ये हमारे हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा केवल आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैंने स्टोर करा लिया है वाई में। दोनों को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा जो एक्स, अभी ये ऑब्जेक्ट टाइप में है इसलिए आपको नहीं दिखेगा। एक्स और वाई को मैं एक बार प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। हमारा जो एक्स है, एक्स में हमारा जितना भी आया है वो आए हैं हमारे शुरू के कॉलम्स, आप देख सकते हो जितने भी अपन के इंडिपेंडेंट थे वो। एंड वाई में अपना आ गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे थे प्राइस और या स्पेंड, जो भी था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वो। ठीक है, तो इतना हमें आता है, इतना हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं अपना डेटा सेट को एक बार देख लेता हूँ, हमारे डेटा सेट में सबसे पहली प्रॉब्लम हमें क्या दिख रही है कि जो स्टेट है इसको हमें वन हॉट एनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये टेक्स्ट डेटा है। और वन हॉट एनकोड की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसको करने से पहले हमें लेवल एनकोड भी करना पड़ता है, उसके बाद हम वन हॉट एनकोड करते हैं। तो जस्ट वहीं से आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है, जो पिछली वीडियो में मैंने लिखाया था सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट कर लिया लेवल एनकोडर, वन हॉट एनकोडर। लेवल एनकोडर में लेवल एनकोडर का ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर करा लिया लेवल एनकोडर एक्स में। देन मैंने क्या कहा कि लेवल एनकोड मेरे को करना है कौन सी, सारी रोज एट थर्ड वाला कॉलम। थर्ड वाला कॉलम आप देख सकते हो ये है। ठीक है, इस वाले कॉलम को मेरे को लेवल एनकोड करना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3, इसको मेरे को लेवल एनकोड करना है। ये मैंने पास कर दिया। एंड लेवल एनकोडर ऑब्जेक्ट से फिट ट्रांसफॉर्म में यही सेम चीज़ पास कर दी, उससे मेरा लेवल एनकोड हो जाएगा। और लेवल एनकोड होने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेवल एनकोड होने के बाद अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हमारा जो एक्स दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें कहीं भी टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट की जगह यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में 012 आ चुका है। तो लेवल एनकोड हो गया। अब लेवल एनकोड के बाद क्या करते हैं हम, वन हॉट एनकोड करते हैं। तो वन हॉट एनकोड में मैंने क्या किया, वही ऑब्जेक्ट स्टोर करा लिया और कैटेगरिकल फीचर्स बता दिया कि थर्ड वाला जो हमारा कॉलम है उसको वन हॉट एनकोड करना है। और देन इस एक्स में स्टोर करा लिया एरे के फॉर्म में। इतनी बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो हमारा जो अब एक्स है वो अब क्या हो चुका है, वन हॉट एनकोड। अब आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी 012 था उसकी जगह सेपरेट बन के 011 010 इस हिसाब से स्टेट आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वन हॉट एनकोड भी हो चुका। अब डमी वेरिएबल ट्रैप को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पहला कॉलम मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने क्या लिखा, सारी रोज एंड सारे कॉलम्स एक्सपेक्ट पहला वाला। तो ये मैंने एक्स में स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो उसके ये मैंने एक्स में स्टोर करा लिया। इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ मैं।
अब मैंने x लिखा तो अब हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सही फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि हमने अपन का डमी वेरिएबल ट्रैप भी हटा दिया एक कॉलम को ड्रॉप करके। एंड बाकी के ये टेक्स्ट भी अब कहीं नहीं है, केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ रह गई हैं। तो अब हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं अपना मशीन लर्निंग मॉडल। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट करवाया है। तो फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस वैलिडेशन, या आप इसको मॉडल सिलेक्शन यहाँ पर कर लो, ये पहले चलता था मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैंने अपना जो पूरा डेटा है उसका 0.2% रखा टेस्ट डेटा में, बाकी सारा कर दिया ट्रेन डेटा में, मतलब 80%। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, ये कोडिंग आपको हर बार नहीं करनी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इतनी चीज़ तो आपको सब में करनी पड़ेगी, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है ये चीज़ें, इनमें दिमाग नहीं लगाना, नई नई चीज़ें सीखनी है, वरना इसी में आप करते रहोगे हमेशा तो क्या है। तो एक बार इसको सीख लेना है, तो आप करके रख लेना एक बार पहले से एक टेम्पलेट बना के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग टेस्ट डेटा में भी हमने सेपरेट कर लिया। तो अब मैं अगर देखूँ तो अपना एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, वाई टेस्ट, वाई ट्रेन ये बन गया। एक्स टेस्ट हमारा ये है, टेस्ट डेटा हमारा ये है, एंड हमारा मॉडल इनके बेस पर ट्रेन हुआ, ट्रेन डेटा ये है। जहाँ पर ये दो कॉलम्स आप देख सकते हो ये आ रहे हैं 10, ये हमारे उनके कंट्रीज़ के हैं, बाकी फिर R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एक और जो कॉलम था ये उसका कॉलम है, ठीक है। तो हमारा डेटा बिल्कुल प्योर सही फॉर्म में आ चुका है, आप देख सकते हो। ये वाई ट्रेन है, ये वाई टेस्ट आ गया, मतलब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था प्राइस वाला। तो अब हमें क्या कराना है, अब जस्ट हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे करते हैं हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, सिंपल वही चीज़ है, कुछ नहीं कर रहा है। अब जो नए कॉन्सेप्ट है वो हम धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे इसी वीडियो में। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट कर लिया मैंने लीनियर रिग्रेशन, एंड रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर करा लिया, एंड देन फिट करा दिया ट्रेनिंग एंड टेस्ट, वो सॉरी एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है। एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन मैंने फिट करा दिया, मतलब इससे अब मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, और मेरा मॉडल ट्रेन होने के बाद मैंने प्रिडिक्ट करा दी वैल्यूज़ एक्स टेस्ट की, ठीक है। टेस्टिंग सेट को मैंने प्रिडिक्ट करवाया। तो एक बार अब कंपैरिजन देखते हैं। जब मैंने इसको प्रिडिक्ट कराया तो इसको मैंने स्टोर करा लिया वाई प्रेड में, ठीक है। वाई प्रेड एक बार मैं चेक करता हूँ, ये मेरा वाई प्रेड है, ठीक है। और जो वाई टेस्ट है हमारा वो ये है। तो ये हमारी प्रिडिक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी एक्चुअल वाली वैल्यूज़ हैं, आप देख सकते हो। तो एक बार देखते हैं कि अपनी प्रेडिक्शन कैसी गई है, सही गई है कि नहीं। ये प्रेडिक्शन वाली वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं, ये आपको क्या दिख रही हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो पहले का प्रेडिक्शन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। 10,000 सॉरी 1,03,015, 1,03,282, काफ़ी अच्छा वर्क करा है हमारा मॉडल। फिर आप बाकी की और प्रेडिक्शंस भी देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा दूर गया है हमारा मॉडल प्रेडिक्शन से काफ़ी, यहाँ पर भी थोड़ा सा दूर है, ये भी प्रेडिक्शन थोड़ी दूर है, ये प्रेडिक्शन ठीक है, ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी दूर है, ये प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट है, ये भी काफ़ी एक्यूरेट है, एंड ये भी एक्यूरेट है। तो हाँ कि कुछ प्रेडिक्शन पे वर्क किया, और मॉडल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अच्छा वर्क किया है हमारा मॉडल, है ना। अब ये मॉडल कैसे अच्छा वर्क किया है, कितना अच्छा वर्क किया है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको वीडियो अपलोड करी थी आर स्क्वायर मेथड की। तो जो आर स्क्वायर मेथड है वो हमें वेरिएंस बताता है। वेरिएंस मतलब जो आर स्क्वायर मेथड है, मैं सीधे सीधे बोलूँ तो आपके मॉडल की परफॉर्मेंस बताता है कि मतलब अपना मॉडल कितना जेनरिक है, कितना फिट होता है। और आर स्क्वायर से हम देख के बता सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है। अगर वैल्यू 1 के पास जितनी ज़्यादा होगी हमारा मॉडल उतना ही अच्छा वर्क करेगा। 1 के पास होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, आर स्क्वायर मेथड से। आर स्क्वायर मेथड पे मैंने डिटेल बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, तो उसको मैंने निकालने वगैरह के तरीके बताए थे। एंड आर स्क्वायर का अब हम यूज़ देखते हैं कि आर स्क्वायर से हमें ये पता पड़ता है कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है ना। तो मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट स्टैक्स मॉडल डॉट फॉर्मूला डॉट API एज SM। और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो अपना x था, आपको पता है ना x क्या है, x मैंने आपको दिखा दिया था, वो हमारा पूरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो वाला था x, ठीक है। इसमें मैंने
np डॉट अपेंड एरे इक्वल्स टू, मतलब numpy लाइब्रेरी से अपेंड किया है एरे इक्वल्स टू np डॉट वंस 50,1 डॉट एस टाइप इंट वैल्यूज इक्वल टू एक्स एक्सेस इक्वल्स टू 1। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ पहले। तो ये मैंने एग्जीक्यूट करा लिया, फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या कर रहा है। आप मेरे x को देखो, अब x में हमने क्या किया है, एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया, एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया जो कि 1 वैल्यूज कंटेन करता है, ओनली 1। देखो आप फर्स्ट वाला कॉलम केवल 1 है, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐसा हमने किया है। अब पूछो आप क्यों ऐसा किया है। ऐसा इसलिए हमने किया है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा के जब कॉन्सेप्ट्स लगते हैं तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डेप्थ इन मैथ है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक कॉलम ये 1 का लेके आना पड़ता है। क्यों लेके आना पड़ता है, ये एक्चुअली हमें कोफिशिएंट बता रहा है तीसरी चीज़ का। कैसे बता रहा है, मैं एक सेकंड आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। जैसे मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशन मेरे पास जो है वो है y इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4, ठीक है। अब ये जो मेरे पास हैं 3, ये तो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और इनके साथ m1 m2 m3 मिल गया। यहाँ पर m4 के साथ मेरे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये केवल खाली है m4, है ना। तो जब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो कि हमारी मशीन लर्निंग मॉडल करता है, लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर कर सॉल्व करता है, तो मैं कहूँगा जब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो m4 के साथ एक भी चीज़ कुछ नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि m4 के साथ x4 है जिसकी वैल्यू है 1। क्योंकि अगर 1 का मल्टीप्लाई मैं m4 से करूँगा तो आप कह सकते हो ना कि हाँ भाई कि m4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, m4 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि हाँ भाई इसके साथ क्या है, 1 है। तो बस इसलिए हम 1 का एक कॉलम ऐड कर रहे हैं टू सॉल्व आवर इक्वेशन। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि जो ये कांस्टेंट है इसके साथ हम अटैच कर रहे हैं 1, जिससे कि हम सॉल्व कर पाएँ। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट वाई वी आर एडिंग 1। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो मैंने np.1 लिखा है, ये आपको पता है numpy का मेथड होता है जो 1 का ओनली 1 का एरे क्रिएट करेगा। 50,1 क्यों दिया, हमारा जो साइज था डेटा सेट का वो 50 था एंड 1D एरे हमें ऐड करना है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। तो 50 रोज एंड 1 कॉलम ऐड हो जाएगा, और टाइप दे दिया इंटीजर और एक्सेस दिया 1, जिससे वैल्यू पे ऐड दिया, वैल्यूज में दिया x, ठीक। तो x में ये स्टोर हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपने मॉडल के परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सारे कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। ये हमारा जो x है वो आप देख सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि इसमें सारे कॉलम ऐड कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5। मैं ये सारे कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ, देन अपने मॉडल की परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ कि हमारा मॉडल कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x ऑप्ट में स्टोर करा लिया, x सारी रोज 0 1 2 3 4 5, ये मैंने स्टोर करा लिया x ऑप्ट में, ठीक है। फिर मैं क्या लिखा, अब आप देखो, ये जो मैंने API इंपोर्ट करी थी SM, इसका एक मेथड होता है OLS। तो मैंने लिखा sm.OLS। OLS का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर के बारे में हम जान चुके हैं, मिनिमम जो एरर मिलता है वो, ठीक है। वो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम क्या करा रहे हैं, एंडॉग और एक्सॉग मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। एंडॉग मतलब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सॉग मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने एंडॉग में y लिख दिया एंड एक्सॉग में लिख दिया x ऑप्टिमल, ठीक है। और डॉट फिट करा दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को वो वाला मॉडल रिटर्न करके दो जिसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें अपने मॉडल की परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। और मैंने क्या किया है, सारी रोज इंक्लूड करी हैं, सारी रोज इंक्लूड करी हैं, ठीक है। फिर जब इसमें इसने ऐसा मॉडल रिटर्न करके दिया रिग्रेसर OLS,
तो हमने क्या किया, उसकी समरी चेक करी, तो उसके लिए हम लिखते हैं रिग्रेसर ओएलएस डॉट समरी। ठीक है, अब जब मैं इसको समरी प्रिंट कराऊंगा, अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो समरी में इसमें बताया हमें, एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल y है, मॉडल ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, मेथड लीस्ट स्क्वायर, डेट ये है, टाइम ये है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेजिजुअल्स 44 हैं। रेजिजुअल्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो हमारे एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं वहाँ से प्रेडिक्टेड पॉइंट्स का एरर, वो होता है रेजिजुअल्स। ठीक है, एंड और हम क्या देखने वाले हैं इसमें, हाँ अब देखो आर स्क्वायर मेथड से मैंने आपको बताया हमें मॉडल का परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है। तो ये आर स्क्वायर मेथड की वैल्यू दे रहा है 0.951, मतलब हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा जितनी 1 के पास वैल्यू होगी उतना अच्छा काम करेगा। तो 0.951 इज़ वेरी बेटर। ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर की भी मैंने वीडियो डाली है सेपरेटली, उसकी वैल्यू दे रहा है 0.945। ओके, इट इज़ ऑल्सो बेटर। एंड बाकी और चीज़ें भी दे रहा है, इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट बता रहा है हमें इतना ज़्यादा है। स्टैंडर्ड एरर आप देख सकते हो ये बता रहा है। ये टी क्या है, इस सब की चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। और जो अभी मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ वो है पी वैल्यू। पी वैल्यू के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी आपको जितना पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पी वैल्यू से अभी हम इस मॉडल की परफॉर्मेंस को कैसे देखने वाले हैं। पी वैल्यू से हम क्या करने वाले हैं, मैं कहूँगा कि जिस चीज़ की भी पी वैल्यू, ठीक है, जिस किसी की भी पी वैल्यू 0.5 से बड़ी हो, then I will reject this thing। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो मैं क्या रख दूंगा, 0.5। ठीक है, क्या करने वाला हूं मैं, समझ में आई बात। मैं कह रहा हूं जिस भी पी वैल्यू की जिस भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पी वैल्यू 0.5 से कम होगी, ये मैंने एक सिग्निफिकेंस लेवल ऐड कर दिया। जिस भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पी वैल्यू 0.5 से कम होगी, आई विल ओनली कंसीडर दैम, एंड बाकी सारे आई विल रिमूव। ठीक है, बात क्लियर हुई कि मैं केवल वही वाले रखूँगा जिनकी पी वैल्यूज़ क्या है, 0.5 से नीचे। अब ऐसा क्यों करते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे, इसको सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं, लेकिन ऐसा भी आप समझ लो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनकी पी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो 0.953, 0.990 है ना, 0.608। चलो इस मॉडल के लिए मैं 0.608 वाले को रख भी लेता हूँ, मान लो। तो इन दोनों को तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो x1 और x2 हैं जिनकी p वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हाई आ रही हैं, मैं कह सकता हूँ कि इनकी सिग्निफिकेंस कम है। सिग्निफिकेंस कम है क्या मतलब क्या है कि इनके होने ना होने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कि अगर हम इनको कंसीडर करें ना करें, सिग्निफिकेंस इनकी कम है। तो हम चाहें तो इनको हटा सकते हैं और हटा कर एक बार अपने मॉडल की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये मैं हटाने वाला हूँ, एंड इनको हटाने के बाद एक बार अपने मॉडल की परफॉर्मेंस हम देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो एक बार करते हैं, देखते हैं। सो मैंने कहा x ऑप्टिमल में इस बार ओनली स्टोर कराओ 035। अभी मैं ये समझाता हूँ, पहले पूरा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि अपने x में केवल इस बार 035 ये वाले कॉलम्स को कंसीडर करो, बाकी सारे रिमूव कर दो, एंड देन अब हम अपनी समरी देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी कोड सेम ही है। तो अब एक बार देखते हैं क्या हुआ। मैंने रिमूव किया 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। ठीक है, क्योंकि 0 ले लिया, 1 वाला ये रिमूव किया, 2 वाला ये रिमूव किया, देन मैंने 3 लिया। ठीक है,
4 वाला ये रिमूव किया, देन मैंने 5 वाला लिया, ठीक है। मैंने 0.608, 0.990 एंड 0.953 ये वाले रिमूव कर दिए, क्योंकि इनकी वैल्यू थी 0.5 से ज़्यादा पी वैल्यू में। सो मैंने कहा कि इनका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, इनको हटा दो, ठीक है। फिर मैंने जब हटा के देखा तो इस बार जो मेरे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो आई है 0.948, और पिछली बार आप देख सकते हो क्या थी, 0.945। एडजस्टेड आर स्क्वायर मेथड की हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। मतलब हमारा मॉडल इज परफॉर्मिंग बेटर पहले से, है ना, क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसका मतलब हमारा मॉडल पहले से अच्छा वर्क कर रहा है जब हमने इनको हटाया। और अगर इस बार मैं देखूं तो केवल 2 ही कांस्टेंट मेरे पास रह गए हैं, और इनकी पी वैल्यूज़ आप देख सकते हो 0.000, 0.000, 0.060 ये बचे, बाकी हमने रिमूव कर दिए, ठीक है। इससे हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर हुई। आर स्क्वायर देखा हमने, आपको आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पी वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि पी वैल्यू का हमें कैसे यूज़ करना है। वैसे आपको ये एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई हाँ मैंने ऐसे 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 रिमूव कर दिया, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया है, बट ये आपको करना नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करना, क्योंकि अब जैसे ये जो पाइथन है ना, ये पाइथन की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इसका ध्यान रखती है कि हम जिस चीज़ का जितना वेटेज है, मतलब वो जितना इफ़ेक्ट कर रहा है वो वाला फीचर, हम उस पर उतना ही ध्यान दें। अगर मैं बात करूं पहले जब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था लाइब्रेरीज में, तब ये हमें एक्सप्लिसिटली रिमूव करने पड़ते थे कॉलम्स जिनका यूज़ नहीं होता था, अब नहीं करने पड़ते। बट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी को रिमूव करने की, एंड इसकी नॉलेज होना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मैंने ये वाले कॉलम्स रिमूव कर दिए, वो आपको मैंने दिखा दिए। एडजस्टेड आर स्क्वायर मेथड की हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है। एंड फिर मैं चाहूँ तो अब क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता पड़ गया कि हाँ भाई इन कॉलम्स की सिग्निफिकेंस सही है, ये मेरे मेन फीचर्स हैं जो मुझे प्रिडिक्शन करने में मदद कर रहे हैं। तो मैं अपने मॉडल में एक्स में सारे कॉलम ना लेते हुए चाहूँ तो अपने मॉडल को केवल ट्रेन कर सकता हूँ किसके बेस पे, केवल ये वाले कॉलम लेकर, केवल ये वाले कॉलम्स लेकर, ठीक है, ना कि हम उनको भी कंसीडर करें जो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे थे। तो मैं चाहूँ तो मैं ट्रेन कर सकता हूँ अपने मॉडल को इन कॉलम्स को लेकर, ठीक है। तो अब मैंने इससे प्रिडिक्शन करा ली, इस वाले मॉडल से जो रिटर्न हुआ है, हमने जब रिमूव किया तो हमें ये वाला मॉडल मिला रिग्रेसर OLS, इससे मैंने प्रिडिक्शन जब अपनी कराई तो एक्सॉफ्ट मुझे मिल गया। तो आप देख सकते हो एक्सॉफ्ट हमारा ये है, सॉरी वाई प्रेड 2, हाँ वाई प्रेड 2 में मैंने स्टोर करा लिया। तो वाई प्रेड 2 में ये इसने हमें प्रिडिक्शंस करके दी हैं पूरे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो हमारे थे। एक बार कंपैरिजन करा लेता हूं मैं, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था ये, और ये आई है हमारी प्रिडिक्शन। तो आप देख सकते हो इस बार भी एक्यूरेसी सही गई है काफ़ी, है ना। जब हमने रिमूव कर दिए इतने सारे फीचर्स तब भी हमारी एक्यूरेसी आप देख सकते हो कितनी सही आई है, लगभग प्रिडिक्शंस आसपास ही जा रही हैं सारी, ठीक है। मतलब उनको रिमूव करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। और क्यों नहीं पड़ा मैंने आपको बता दिया, उनकी पी वैल्यूज़ थी काफ़ी ज़्यादा हाई। आपको हाई पी वैल्यूज़ वाले कंसीडर नहीं करने हैं। वैसे आपको ये मैन्युअली नहीं करना है, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि पाइथन इसका एक्सप्लिसिटली ध्यान रखने को नहीं कहती, ये इम्प्लिसिट है, रखती है वो खुद ध्यान, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप एक बार चेक कर लो अपने मॉडल को, हो सकता है कभी कभार आपको ज़रूरत पड़े इसको रिमूव करने की, तो आप कर सकते हो। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। सो थैंक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो।